खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अचानक से गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती के खेमे में एक बड़ी दरार पड़ गई है। बीएसपी के 5 विधायकों ने रामजी गौतम का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया है, अपने नाम का प्रस्ताव वापस ले लिया है। विधायकों का यह आरोप है कि वो उस प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर सकते जिसे बीजेपी अपना समर्थन दे रही हो। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या विधायकों की बगावत के पीछे यही एक बड़ी वजह है या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये पूरा मसला समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल बेहद गर्म है। चुनाव से ठीक पहले मायावती के कुनबे में बड़ी दरार पड़ गई है। सबसे बड़ा झटका लगा बिखरता कुनबा, जिसमें दरार पड़ गई। दरअसल बहनजी ने यह तय किया कि बीएसपी की तरफ से रामजी गौतम राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे, लेकिन शायद उनके विधायकों को यह बात रास नहीं आई। रामजी गौतम की दावेदारी के लिए 10 विधायकों ने प्रस्ताव पेश किया, लेकिन रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट तब खड़ा हो गया जब 10 में से 5 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। बागी विधायकों का कहना है कि वो ऐसे प्रत्याशी को समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते जो बीजेपी के समर्थन से बना हो। उसे पूछा भी, हम लोग सलाह मशवरा करके खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो बीजेपी से समर्थन लेकर के जीतना चाहती हैं, हम लोगों को निगलेक्ट करना चाहती हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग सम्मान भी नहीं मिला, अपमानित होना पड़ रहा है। इस वजह से हम लोगों ने अपना नाम वापस। बागी विधायकों के इन आरोपों पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सफाई दी गई है। पार्टी ने कहा कि नामांकन के वक्त 5 विधायकों की सहमति थी और वो वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में अब इन विधायकों ने जो किया है वो गलत है, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये साजिश है ताकि एक दलित राज्यसभा ना पहुंचे। उधर प्रस्ताव वापस लेने के बाद 5 विधायक विधानसभा से सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करने सपा के दफ्तर पहुंच गए। बस फिर क्या था, बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि खरीद फरोख्त की राजनीति समाजवादी की असल पहचान है। खरीद फरोख्त की राजनीति समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और वो इस चीज़ पे उन्होंने जो संदेशा दिया वो अपने खिलाफ दिया है। वो पूरा देश, पूरा प्रदेश इसके लेकर के उनके खिलाफ थू-थू करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 395 एमएलए हैं, जबकि 8 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 306 विधायक हैं, तो वहीं सपा के पास 48, बीएसपी के पास 18, कांग्रेस के 7, अपना दल के पास 9 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 4 विधायक हैं, जबकि 4 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी से विधायक है। मौजूदा गणित के अनुसार बीजेपी अपनी 8 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास भी जीतने का मौका है। लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला हो सकता है, और अब बीएसपी प्रत्याशी के प्रस्तावकों ने जो झटका दिया है, उसके बाद बीएसपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो गौर किया आपने कि क्या चल रहा है यूपी में। सीधे तौर पर यूपी की सियासत खास कही जाती है, क्योंकि चुनाव कोई भी हो, उससे पहले इस तरह से कयासों का दौर और तख्ता पलट का दौर भी हर बार देखने के लिए मिलता है। और इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे रूबरू आपको करवा देते हैं। हमारे साथ असलम अली, बीएसपी से बागी विधायक, अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे और उनका पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। कपीश जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। बीएसपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सपा है उसकी तो ये पुरानी परंपरा रही है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंता, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं था, ना हमने कोई प्रचार मीडिया में दिया इलेक्ट्रॉनिक, और ना ही प्रिंट मीडिया में दिया।
तो समाजवादी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जरूर है कि वो 6 साल के अंदर विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके पास 4200 करोड़ रुपए का कार्यालय है, 20 एकड़ के अंदर बना हुआ 7 सितारा कार्यालय है, 300 उनके पास अपने जो है वो रीजनल कार्यालय है, और विश्व की सबसे बड़ी फंड वाली पार्टी है। तो वो बतावे कि ये 6 वर्ष में क्या किया और ये कहां से धन आया है, इस धन का वो कैसे इस्तेमाल करके 2 विधायक जो त्रिपुरा में होते हैं वहां भी संदीप जी, अपनी सरकार राजनीतिक बना विश्लेषक लेती है। हमारे साथ जुड़े कैसे हुए ये हैं। मध्य प्रदेश संदीप जी, कहीं ये लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ और जिस तरीके से गठबंधन टूटा उसका बदला तो नहीं है? क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए रोमिता जी, जिस तरीके से राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन चल रहे हैं, राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं उनका चुनाव होना है, तो ऐसे में रोमिता जी ध्यान देने वाली बात यह है कि बसपा पार्टी का ये इतिहास रहा है, जब भी ऐसे मौके आए हैं पार्टी में टूट फूट हुई है, पार्टी बिखरी है। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको कारण बता देता हूं, इसके मूल में जाके देखने की जरूरत है। बसपा पार्टी जब टिकट देती है तो टिकट ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पैसा देके करता होगा, जिसको कार्य करने पे पार्टी को खड़ी करने के हिसाब से टिकट दिया जाएगा, तो वो कभी बिकेगा नहीं, वो कभी पार्टी छोड़ के भागेगा नहीं। लेकिन अगर पार्टी पैसा लेकर टिकट देगी तो कैंडिडेट के पास भी एक चांस होता है, वो देखता है कि इस बार तो मैं बन गया, नेक्स्ट टाइम मेरा क्या फ्यूचर है, क्या होगा, तो वो रिस्क नहीं लेता। चलिए, शायद यही बात यहाँ पर इन विधायकों को भी नजर आ रही है और इसलिए वो साइकिल पर सवार होना चाहते हैं। होते या नहीं होते ये तो भविष्य बता पाएगा। लेकिन अभी जो रुख है हवा का, संदीप जी, उससे आप क्या समझते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बीएसपी काफी मुखर नजर आई थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी थी, लेकिन बीएसपी फ्रंट फुट पर आकर तेवर दिखाती नजर आई थी। क्या ये उसी चुप्पी का अब जवाब दिया गया है? देखिए रोमिता जी, राजनीति में बिल्कुल अलग चीजें हैं। मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव, और मुलायम सिंह जी को मैं यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता हूं। वो चुप रहकर भी वो काम कर सकते हैं जो लोग रोजाना बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से बसपा का इतिहास रहा है, बसपा हमेशा से बिखरी है, और जब भी वो मेजोरिटी में नहीं रही है, जैसे आज उनके पास पूरा संख्या बल नहीं है, उनके विधायकों को भी पता है कि हमारा राज्यसभा सांसद नहीं बन सकता, तो ऐसे में उनके विधायक जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे उनको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। ठीक है, तो क्या इसी बिखराव का फायदा सपा को हो रहा है या सपा उठा रही है? देखिए, बिल्कुल इस बिखराव का फायदा सपा का हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा वोट बैंक है उसके साथ रहता है, लेकिन वही कैंडिडेट, वही विधायक अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो वो वोट बैंक उससे छिटक जाता है। चलो, एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ से निकलकर सामने आता है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से दो धुर विरोधी दल एक साथ एक मंच पर आकर साथ में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए थे, और उस वक्त शायद विचारधारा की लड़ाई नहीं रही होगी, लेकिन अब जरूर है। कपिश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिश जी, जाहिर तौर पर इसके पीछे जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक भी इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों को ही फायदा होने वाला है, ये सिर्फ राज्यसभा तक सीमित है या विधानसभा मिशन की तैयारी में जुट गए आप लोग? जी, सबसे पहली चीज है कि लोकतंत्र में फायदा और नुकसान नहीं होता है। फायदा नुकसान जो भी होता है वो प्रदेश की जनता, देश की जनता का होता है। हम अपनी विचारधारा का परित्याग नहीं करते, ये हमारा कमिटमेंट है। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर क्यों नहीं ये बात आती है कि समाजवादी पार्टी भी जा सकती है? ये कयास क्यों नहीं लगाए जा सकते? क्योंकि ये धरातल है नहीं, इसलिए नहीं। जब पहले लोगों का संपर्क संबंध बना है, सरकारें साथ में बनी हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो जा सकते हैं। और दूसरी चीज, एक्टर्स रिया के कंप्लायंस के बिना मेंसरिया का पता नहीं चलता है, क्योंकि मनः स्थिति किसी क्या है वो किसी के कार्य की कार्यप्रणाली से ही सामने आती है।
तो लेकिन मैं कपिल इस जी, प्रश्न जनता पूछना कंफ्यूज तो चाहता तब हो जाती है ना जब बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों की विचारधारा एक हो जाती है, साइकिल और हाथी साथ साथ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नाता टूटता है तो आप लोग विचारधारा में ये जो डिफरेंस है इसको टीवी के सामने आके बयां करने लगते हैं कि देखिए हमारी विचारधारा तो अलग है। नहीं रोमिता जी, हमने कभी नहीं कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है। तो बीएसपी तो आरोप लगा रही है ना सर, बीएसपी आरोप लगा रही है कि सपा की तो ये परंपरा रही है कि वो खरीद फरोख्त करती है। इसका तो जवाब देना होगा ना, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया है, लेकिन निर्दलीय प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया है। उसमें कुछ गलतियां जिसकी वजह से उनका पर्चा खारिज हुआ है, जिसके बाद अब ये रास्ता बिल्कुल साफ, निर्विरोध राज्यसभा जाएंगे रामजी गौतम। पार्टी ने रामजी गौतम के तीसरे पर्चे में बागी विधायकों को प्रस्तावक नहीं बताया है। ओम पांडे हमारे साथ तो जुड़ गए हैं ताजा अपडेट्स के साथ। तो ओम, ये जाहिर तौर पर अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है और प्रकाश बजाज के लिए बड़ा झटका है, लेकिन रामजी गौतम के लिए राहत की सांस। सुबह से लगातार चल रही थी राज्यसभा को लेकर के, एक तरफ जहां स्वयं बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम को प्रत्याशी बनाया गया था, समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे थे। संख्या बल को लेकर लगातार बीजेपी भी सियासत कर रही थी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। जिस तरह से प्रकाश बजाज का जो पर्चा है वो खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश बजाज ने जो उनका पर्चा था उसमें अब जो विधायक होते हैं उनकी जो तीसरे पर्चे में जो बागी विधायक हैं, प्रस्तावक हैं, उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से जो है ये जो झटका है वो बजाज को लगा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से निर्दलीय जो विधायक हैं इनको लेकर सियासत चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई थी। 8 विधायक ऐसे थे जो अखिलेश यादव के कहीं न कहीं संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही इस बात की सामने आती है कि निर्दलीय जो विधायक हैं प्रकाश बजाज, उनका पर्चा खारिज कर दिया है, तो और दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि कल हाईकोर्ट भी जा सकते हैं प्रकाश बजाज। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ है, कहीं न कहीं सियासी जो हलचल थी सुबह से चल रही थी, लगातार समीकरण बदल रहे थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो गणित है कहीं न कहीं फेल होने वाली है, क्योंकि अगर कहीं प्रकाश बजाज को ये विधायकों के साथ साथ समर्थन मिलता तो कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, ये तो समीकरण बदल गए, गणित बिगड़ गया आप लोगों का। समाजवादी पार्टी की कोई गणित और केमिस्ट्री थी ही नहीं। प्रकाश बजाज को तो आप लोग समर्थन दे रहे थे ना। समर्थन देना एक अलग की बात है, वो हमारे पार्टी पे प्रत्याशी नहीं थे। लेकिन जाहिर तौर पर अगर वो जाते राज्यसभा तो सपा तो मजबूत होती ना सर। देखिए समाजवादी पार्टी वैसे भी मजबूत है। अभी आपने देखा कि कल ही 5 बड़े लोगों ने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। 5 बार के हमारे सांसद रहे हैं समीलीन शेरवानी साहब बदायूं से, उन्होंने ज्वाइन किया है। 3 पूर्व विधायक ज्वाइन किए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने महाराजगंज के ज्वाइन किया है। तो ये तो अब समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोग आएंगे, क्योंकि 2022 में जो छलने वाले सत्ता दल रहा है उसको हटाने के लिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश तैयार बैठा है। तो छलने वाले में बीएसपी भी है क्या सर? भाई सीधी बात रोमिता जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अभी आपके पास समाचार छन करके आया है वो एक चीज तो साफ कर दे रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं अंदर का गठबंधन है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही। आप एक बात बताइए, जो 5 प्रस्तावक जिन्होंने इस बात को कहा कि हमारे सिग्नेचर नहीं हैं, आप बिना उनकी जांच कराए कैसे उनका पर्चा आपने तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी खिलाड़ी है इस पूरे गेम में, बीजेपी खिलाड़ी है जिस वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। संदीप जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। देखिए रोमिता जी, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते कि किसी का पर्चा कैंसिल कराने में बीजेपी का हाथ है या बीजेपी ने करा दिया है। ये एक संवैधानिक तरीका है। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है और जब उसमें कोई खामियां और कमियां पाई जाती है तो पर्चे कैंसिल होते हैं। ऐसे पर्चे कैंसिल होने में तमाम सरकारों के नेताओं के भी पर्चे कैंसिल हुए, बीजेपी के भी लोगों के पर्चे कैंसिल हुए, कांग्रेस के, तो एक अलग बात है। संदीप जी, लेकिन इससे पहले तो हमने कांग्रेस को देखा है, ईवीएम
को लेकर समय समय पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। क्या सपा भी अब उत्तर प्रदेश में यही करने की कोशिश कर रही है? जिस तरीके से अभी कपिल जी से हम बात कर रहे हैं, वो पर्चे जिस तरीके से खारिज हुए हैं उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने भी इशारा किया कि सीधे तौर पर ये तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल होता है। बिल्कुल रोमिता जी, देखिए जहां तक कांग्रेस की आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि हमारी जो वोटिंग का सिस्टम है उसमें ईवीएम पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन आपने देखा जब पंजाब में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छी थी, जब आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छी थी, जब आपकी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन गई थी तो ईवीएम अच्छी थी, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छी थी। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति टाइम के हिसाब से लगाई जाती है, टाइम पे इनके स्टेटमेंट बदल जाते हैं, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो जरूरी चीज है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बजाज साहब का दावा खारिज कर दिया है, पर्चा कैंसिल हो गया है। और ऐसे में रामजी लाल के पास एक मौका है, वो राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं। बिल्कुल, अब जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। कपिश जी, इलेक्शन कमीशन पर आप सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं, मैं उनको भी कुछ बारीकियां क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता के अलावा मैं एक अधिवक्ता भी और विधि को बहुत करीब से रोज एक्सरसाइज करता हूं। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब ये नहीं है कि आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हो गए हैं जिसका अगेंस्ट आप जाएंगे तो अवमानना की कार्रवाई होगी। ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर संवैधानिक संस्थाएं कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र में भ्रष्ट हो रही होंगी तो उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा? मैं स्पष्ट बात पूछूं, 2019 के अंदर अगर कोई व्यक्ति कैप्टनों के पीछे फोटो लगा करके भारत पाकिस्तान की बात करता है तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने कहा कि क्या अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी? सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी? ये आवाज जो आप टीवी स्क्रीन पर उठा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी जाएगी इसके खिलाफ? करेंगे आप इलेक्शन कमीशन की शिकायत? ये बताइए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों आप कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, यानी कि आप ये मानते हैं कि गलत हो रहा है। ये जो पर्चा खारिज हुआ है इसमें बीजेपी का गठजोड़ है। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बहुत बेहतर समझते हैं जी। रोमिता जी, मैं स्पष्ट आपको एक बात कह रहा हूं कि इसके विरुद्ध हाईकोर्ट जब जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपील जाया जा सकता है, तो क्यों नहीं? आखिर अपील तो आप तभी ना करते हैं, याचिका आप क्यों ऐसा कर दिए कि वो संवैधानिक संस्था है तो उनके खिलाफ बात नहीं होगी? यही तो सवाल है सर। प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ है, सवाल आप खड़े कर रहे हैं। मैं फायदा नुकसान का सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो कोई फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रकाश बजाज की पैरवी क्यों कर रहे हैं? मैं स्पष्ट बात आपको ये कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है कि 5 प्रस्तावक जो बीएसपी के थे उन्होंने ये बात साफ कही कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे, हम चुनाव पत्र पे ये पर्चा दाखिल करते समय हमारी वहां उपस्थिति नहीं थी, और इस सब की जांच किए बगैर आखिर पर्चा कैसे उनका वैध कर दिया गया और प्रकाश जी का खारिज कर दिया गया? ये प्रश्न उठता है, लाजमी हो सकता है वो हाई कोर्ट जाए। समाजवादी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं हम लोग नहीं। प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ, इसमें आपको कोई दिक्कत है? इसमें आपको कोई दिक्कत है? छोटा सवाल है सर, साफ साफ उत्तर दें जी। फिर से पूछ लें। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपने कहा कि आपको तो बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं क्योंकि उन 5 प्रस्तावों के नाम इसमें नहीं है, आप ये खुद कह रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूं कि अगर आपको खामी नजर आ रही है तो सीधे तौर पर आप क्या ये बोल रहे हैं कि प्रकाश बजाज का अगर पर्चा खारिज हुआ है, जिससे आप लोग भी समर्थन दे रहे थे, इससे आपको दिक्कत है और आप जाएंगे आगे कानूनी प्रक्रिया के लिए? रोमिता जी, आप मेरे उत्तर को समझ नहीं सकी, शायद मैं आपको समझा नहीं सका। चलिए, शायद आप तक मेरी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। मैं वापस से यहाँ पर आपके पास आऊंगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे सही करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये जो खेल हुआ है, क्या ये साइकिल ने किया है? और अगर साइकिल का ये खेल है तो क्या हाथी का स्वागत है? और आज हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बीएसपी के ये जो बागी विधायक हैं ये किसके साथ हैं? क्योंकि जो समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी के कुनबे में कहीं ना कहीं दरार आई है, जिसका फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को
को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हो रहा है, लेकिन इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, ये सवाल मेरा पहले भी था और अभी भी मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त जो चुनावी समीकरण हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ये सिर्फ राज्यसभा तक सीमित रहने वाले हैं या अब विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है? क्योंकि सेंधमारी सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक दल में हो उसे कमजोर जमीनी स्तर पर जरूर करती है। कि राज्यसभा जाने का फॉर्मूला क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि इस चुनावी प्रक्रिया में क्या कुछ समीकरण है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है और कुल विधायकों की संख्या को जितने सदस्य चुने जाने हैं उनमें से एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। 10 सीटों पर चुनाव होना है तो इस 10 संख्या में एक जोड़ने की संख्या के बाद 11 मिलता है। अब तक कुल जो सदस्य हैं वो 394 हैं, एक जोड़ने पर यह संख्या 395 हो जाती है और ऐसे में अब 36 वोटों की जरूरत होती है यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए। ओम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, ये जो फॉर्मूला इस वक्त नजर आ रहा है राज्यसभा चुनाव के लिए, जिस तरीके से बीएसपी जो है उसे एक बार फिर से यहाँ पर मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं क्योंकि रामजी गौतम का राज्यसभा जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद। सीधे तौर पर ये एसपी की उस होमवर्क पर पानी फिर गया जो उसने किया था। साफ तौर से ये कहें, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि प्रकाश बजाज जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से समीकरण लग रहे थे, ये कहा जा रहा था कि जो उनके बीएसपी के प्रस्तावक थे, रामजी गौतम के प्रस्तावक थे, उन्होंने ही जब प्रस्तावक के पद से हट गए थे, विधानसभा में जाकर के उन्होंने हटने का प्रस्ताव किया था, तो ऐसे में ये साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि इसके पहले ये भी जानकारी मिली थी कि ऐसे विधायक जो हैं उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो सियासत में ये जरूर सुबह से लग रहा था, सियासत गर्म थी राज्यसभा को लेकर के, और कहा जा रहा था कि ये जो विधायक हैं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा करेंगे। लेकिन जैसे ही तमाम कड़ियां जुड़ती गई और लगातार ये चल रहा था, लेकिन प्रकाश बजाज को लेकर जिस तरह समीकरण बन रहे थे, ऐसे में एक बड़ा झटका जरूर लगा है प्रकाश बजाज को, क्योंकि जिस तरह से पर्चे की बात कही जाए, पर्चे में जिस तरह से जो कमियां हैं वो नजर आई, और उसके बाद साफ तौर से जो रामजी गौतम है उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी नामित करने की बात कही गई है, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को और प्रकाश बजाज को एक बड़ा झटका सामने नजर आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गठित थी, उनके पास 9 राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने 8 सदस्य यानी संख्या बल उनके पास में था, 8 जो सदस्य राज्यसभा के वो उन्होंने उतारे थे मैदान में। एक सदस्य के लिए एक राज्यसभा सांसद के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी, और कहीं न कहीं माना जा रहा था ये गठजोड़ बीजेपी बनाम बीजेपी और बीएसपी का गठजोड़ तरफ इशारा करता है। इसी पर हम बात करेंगे। ओम, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप जी, जिस गठजोड़ का यहाँ पर जिक्र ओम कर रहे हैं कि 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए जबकि 9 सीटों पर आराम से जीत मिल सकती थी, इस गठजोड़ के पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है सर? अच्छा सवाल है आपका, और इससे दूर की सोच जग जाहिर होती है। कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है कि जो बसपा से जो हो सकते थे, बसपा ने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं राम जी को, उनको मुश्किल पैदा हो सकती थी। समाजवादी पार्टी के 2 सांसद बन सकते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आपको एक अंदर की बात बताऊं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बसपा में अंदर तक सेंध लगाई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि बसपा का टिकट पैसे लेके मिल सकता है। इसीलिए कई समाजवादी के नेता, कई समाजवादी के लोग बीजेपी की टिकटों पे विधायक और सांसद तक हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, और जिस तरीके से भाजपा ने अपनी रणनीति अपनाई, कहीं न कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक सीट पर रोकने का काम किया। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी जो सपा है, बीएसपी है, उसमें से सपा इस वक्त एक बड़ा टारगेट हो सकता है बीजेपी का, जिसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2022 की प्लानिंग तो अभी से करनी होगी ना। बिल्कुल रोमिता जी, 2022 की जो रणनीति है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज की तारीख में आप ये मान के चलिए
क्योंकि अभी लोगों का ध्यान बिहार की तरफ है, लेकिन हकीकत ये है उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में आ चुका है। कैंडिडेट और संगठन चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, राजनीतिक दल चुनावियों की तैयारियों में उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं और उसी कड़ी में जोड़कर आप इस चीज को देख सकते हैं। इस टाइम समाजवादी पार्टी अपने जो धरातल पे अपनी रणनीति तैयार करने की चीज होती है, धरातल पे रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं बसपा को उन्हें वो टारगेट कर रहे हैं, बसपा के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार आने से पहले समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में थी और वो अपनी उसी रणनीति पे काम कर रही है। जितना वो बसपा को कमजोर करेंगे उतना ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को यानी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को होगा। बिल्कुल, राजनीतिक जमीन मजबूत करने का काम तो यहाँ पर हो ही रहा है क्योंकि ये सेंधमारी इसी तरफ इशारा करती है संदीप जी। लेकिन समझना ये भी होगा कि बीएसपी को हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो अपने धुर विरोधी कई सालों से जो एक दूसरे के सामने बयानबाजी करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, एक मंच पर साझा करते नजर आए और ये कहा गया कि ये राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। क्या बीएसपी का स्टैंड या एक सॉफ्ट कॉर्नर अब बीजेपी के लिए भी हो सकता है अगर ये गठजोड़ जिसको लेकर अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं ये निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे अगर है, तो क्या आगे जो रणनीति होगी दोनों ही राजनीतिक दलों की वो एक ही रास्ते पर आ सकती है? देखिए रोमिता जी, राजनीति में कुछ भी संभव है और जहां तक बसपा की बात है तो मैं आपको याद दिला दूं, बसपा ने बीजेपी के साथ मिलके भी सरकार चलाई हुई है और बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलके भी सरकार चलाई हुई है और आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। इस चीज का राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। तो संदीप जी, सीधे तौर पर आप ये इशारा कर रहे हैं कि अपने पुराने साथियों के साथ हाथी जो है वो फिर से हाथ मिलाता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इससे सीधे तौर पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि बीएसपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो रही है। जी बिल्कुल, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी के पिछले टर्म्स में तो एक भी सांसद नहीं था, लेकिन इस बार जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो उनके सांसद जीत के आए और उनको एक आधार उत्तर प्रदेश के अंदर मिला। और इस चीज से आप ये भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा वोट बैंक है जो बसपा और सपा के साथ मिलके इनको कामयाबी दिलाता है। लेकिन इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके एक चीज देख ली है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद भी ये नरेंद्र मोदी का रास्ता नहीं रोक पाए, भारतीय जनता पार्टी के सामने सफल नहीं हो पाए ये गठबंधन। और आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के फौरन बाद वो गठबंधन टूट जाता है। तो इससे एक चीज सब स्पष्ट हो जाती है कि इस टाइप बसपा पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने में लगी है कि कहीं हमारा वोट बैंक टूट के समाजवादी पार्टी के पास ना चला जाए। और समाजवादी पार्टी को चिंता है कि अगर बसपा मुस्लिम समुदाय से किसी को टिकट देती है तो कहीं हमारा वोट बैंक टूट के सब बसपा के पास ना चला जाए। तो इस टाइम जो जंग चल रही है, जो नूरा कुश्ती चल रही है, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के बीच में चल रही है। बिल्कुल, ये विधानसभा चुनाव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, राज्यसभा चुनाव के लिए तो है ही, लेकिन जाहिर तौर पर संदीप जी से एक बड़ा झटका हम मान सकते हैं जिस तरीके से प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ है और समाजवादी पार्टी उस उम्मीदवार को अपना समर्थन भी दे रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि 2 सीटों पर मजबूती अपनी रखने के लिए जिस तरीके का दांव खेला गया था वो फेल हो गया है। बिल्कुल रोमिता जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो एक राजनीतिक चाल थी वो असफल हो गए हैं अपने स्टेप में। अदरवाइज आप देखते कहीं न कहीं बसपा 0 हो जाती और समाजवादी पार्टी हीरो हो जाती। लेकिन जिस तरीके की चीजें निकल के सामने आई, जिस तरीके की समीकरण बनी, उससे बसपा और समाजवादी पार्टी बराबर छूट गई है।
बिल्कुल ये चीज स्पष्ट होती है इससे। आखिरी सवाल मेरा आपसे संदीप जी कि जो समीकरण इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में तो जुट ही गए हैं, चाहे हम बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, जो समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको जाहिर तौर पर इस वक्त अपनी जमीन मजबूत करता हुआ दल कौन सा नजर आता है? हालांकि ये सवाल बहुत जल्दी पूछा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन जिस तरीके से एक्सरसाइज शुरू हो गई है, बीजेपी अपनी एक्सरसाइज कर रही है, सपा अपनी एक्सरसाइज कर रही है और बीएसपी अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसका वोट बैंक एसपी को ट्रांसफर ना हो जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश के रण में अब पहले से ही तैयारी हो रही है कि कैसे सामने वाले को चित किया जाए। और मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की बात आती है तो निसंदेह योगी जी के आने के पहले बसपा और सपा दोनों बहुत मजबूत दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक प्रशासक के तौर पे अपनी जो छवि बनाई है, आपने देखा होगा जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। तो कहीं न कहीं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का जो रियल हीरो है, जो अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, उसमें पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ है और दूसरे नंबर की जो जंग है वो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में जारी है। इन दोनों को अपने आप को साबित करना है कि सेकंड नंबर पे कौन रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजनीतिक दल यहाँ पर एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा झटका इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी जो है प्रकाश बजाज उनके लिए, क्योंकि उनका पर्चा खारिज हो गया है। तो वहीं रामजी गौतम सीधे तौर पर अब राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे। लेकिन क्या ये सियासी खेल यहीं पर थम जाता है या फिर मिशन 2022 की अभी से राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं? इसके परिणाम आने वाले समय में सामने